नमस्कार दोस्तों, क्या होता है जब अध्यात्म, पूंजीवाद और सेक्स का एक कॉकटेल बना दिया जाए? क्या होता है जब एक इंसान को उसके लाखों फॉलोअर भगवान मानने लगे और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सरकार उसे आतंकवादी घोषित कर दे? आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसे कुछ लोग 20वीं सदी के सबसे महान स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, तो कुछ के लिए ये सिर्फ एक सेक्स गुरु था। एक ऐसा रहस्यमयी इंसान जिसके पास 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां थी, अपना प्राइवेट जेट था और अमेरिका के एक रेगिस्तान में उसने अपना 64,000 एकड़ का पूरा शहर बसा लिया था। ये कहानी है चंद्रमोहन जैन की, जो पहले आचार्य रजनीश बने, फिर भगवान श्री रजनीश और अंत में दुनिया ने इन्हें ओशो के नाम से जाना। ओशो, ये नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में ध्यान करते हुए नारंगी कपड़े पहने हुए हजारों लोग दिखाई देने लगते हैं, तो वहीं कुछ के सामने विवादों में घिरी हुई एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर आती है जिन पर अपने ही आश्रम में महिलाओं के साथ यौन शोषण से लेकर अमेरिका में एक बायो टेरर अटैक की साजिश रचने तक के आरोप लगे। I had only this much idea that they want me to be in a safe place and ready to come back at the moment when the court wants me. ओशो की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी। एक तरफ तो धर्म, राजनीति और समाज के हर परंपरा को चैलेंज करने वाले एक रेबल विचारक थे, और दूसरी तरफ इन पर अपने फॉलोअर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने और एक कल्ट चलाने के आरोप लगे। तो आखिर सच क्या था? क्या ओशो एक प्रबुद्ध, एक एनलाइटेंड मिस्टिक थे जिन्हें दुनिया समझ ही नहीं सकी, या फिर ये एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन थे जिन्होंने आध्यात्म को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया? आइए आज फैक्ट्स और एविडेंस की मदद से परत दर परत इस रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। I am a fighter and when there is fight, I am the last to fly from it. कहानी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में, जहां चंद्रमोहन जैन का जन्म हुआ। बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे, सवाल पूछते थे। इतने सवाल कि बड़े होकर के जब ये जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ने गए तो अपने ही प्रोफेसर से भिड़ गए। ये लेक्चर के दौरान इतने सवाल पूछते कि प्रोफेसर साहब का कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाता था। बात इतनी बढ़ गई कि प्रोफेसर ने प्रिंसिपल को अल्टीमेटम दे दिया कि कॉलेज में या तो मैं रहूंगा या ये लड़का चंद्रमोहन। प्रिंसिपल कॉलेज के सबसे सीनियर प्रोफेसर को खोने के डर से ओशो को कॉलेज से निकाल देते हैं, ये मानते हुए कि इसमें ओशो की गलती नहीं थी। ये घटना इनके पूरे जीवन को पैटर्न को सेट कर देती है। ये जहां भी गए वहां सिस्टम से टकराए। खैर, बड़ी मुश्किल से इन्हें दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1957 में इन्होंने रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में एक लेक्चरर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और 1960 तक ये जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए। उस दौर में इन्हें एक बहुत ही तेज तर्रार और होशियार टीचर माना जाता था। He is one of the knowledge-wise, Right. one of the best Unmatched. people, unmatched. You can't match him. लेकिन प्रोफेसर की कुर्सी इन्हें ज्यादा दिनों तक बांध कर नहीं रख सकी। इन्होंने पूरे भारत का दौरा करना शुरू कर दिया और धर्म, समाज, राजनीति और खासकर सेक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर ऐसे भाषण देने लगे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। ये गांधी जी की आलोचना करते थे, समाजवाद को नकारते थे और सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं और कर्म कांडों पर सीधा हमला करते थे। इनका मानना था कि संगठित धर्म लोगों को बांटने का एक जरिया है और धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसका मकसद सिर्फ लोगों पर कंट्रोल हासिल करना है। और कुछ समय बाद इन्होंने प्रोफेसर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से एक आध्यात्मिक गुरु बनकर बैठ गए। साल 1970 तक इन्होंने मुंबई में अपना हेडक्वार्टर बना लिया और यहीं से इनकी शोहरत अब देश विदेश तक फैलनी शुरू हो गई। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये फ्रूड्स साइकोलॉजी और ईस्ट की फिलॉसफी को मिलाकर एक बहुत ही सरल भाषा में लोगों के सामने रखते थे। जाने माने लेखक खुशवंत सिंह ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारधारकों में से एक थे। जो भी इनके संपर्क में आता था या तो इनका भक्त बन जाता था या फिर कट्टर दुश्मन, लेकिन कोई भी इन्हें इग्नोर नहीं कर पाता था। हालांकि मुंबई की भीड़ और बारिश ओशो की सेहत को रास नहीं आ रहे थे। इन्हें एलर्जी और अस्थमा की समस्या थी जो मुंबई में बढ़ती जा रही थी। इसलिए पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में एक आश्रम बनाने का फैसला हुआ और यहीं से शुरू होता है ओशो के ग्लोबल ब्रांड बनने का सफर। पुणे का आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये एक पूरी दुनिया थी। ओशो ने अपने आप को लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। इनसे मिलना अब आसान नहीं रहा। इनकी सेक्रेटरी माँ लक्ष्मी बहुत सावधानी से इनसे लोगों को मिलने के लिए चुनाव करती थी और मिलने से पहले लोगों को पूरी तरह से खंगालती थी। इनसे मिलने से पहले लोगों को एक खास तरह के डायनामिक मेडिटेशन का हिस्सा बनना होता था। ओशो ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक पूरी आइडेंटिटी तैयार की थी। हर मेल फॉलोअर को स्वामी नाम दिया जाता था ताकि उन्हें याद रहे कि उन्हें खुद पर नियंत्रण रखना है, और हर फीमेल फॉलोअर को माँ नाम मिलता था क्योंकि ओशो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे। सभी सन्यासियों को एक लकड़ी की माला पहननी होती थी जिसमें ओशो की तस्वीर वाली एक लॉकेट होती थी, और कपड़े पहनने होते थे सिर्फ नारंगी या मिलते जुलते रंग के जो कि ढीले ढाले हो ताकि शरीर में एनर्जी का संचार आसानी
आसानी से हो सके। फिर क्या था, पुणे का आश्रम एक चुंबक की तरह दुनिया भर के लोगों को खींचने लगा और जल्द ही वहां रोजाना 5000 से भी ज्यादा लोग इन्हें सुनने आने लगे। इतना ही नहीं, पुणे के रजनीश आश्रम की वजह से भारत का टूरिज्म सेक्टर हर साल 15% की रफ्तार से बढ़ने लगा। इस आश्रम ने पुणे को शहर की दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया और शहर की अर्थव्यवस्था को एक नई जान दे दी। But that we set about making this field the kind of beautiful and aesthetically fabulous place that he would like it to be. लेकिन इस चमक धमक के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। आश्रम में तरह तरह की थेरेपी दी जाने लगी जिनसे पैसा पानी की तरह आ रहा था और इस थेरेपी में सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा था सेक्स थेरेपी को। यहाँ सेक्सुअलिटी को बिना किसी रोक टोक और मोरल प्रेशर के स्वीकार करने की बात की जाती थी। ओशो ने अपने आश्रम में सेक्सुअल पार्टनर्स को बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इनकी किताब संभोग से समाधि को कई भारतीय एक पोर्नोग्राफिक किताब भी मानते थे जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। हालांकि यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन सेक्स थेरेपी ग्रुप्स में इंडियंस को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी और जब इस भेदभाव पर सवाल उठने लगे तो ओशो का तर्क था कि पश्चिम के लोग एक दबी कुचली दुनिया से आते हैं, उनकी मानसिकता भारतीयों से अलग है, इसलिए उन्हें इस तरह की एक्टिव थेरेपी की खास जरूरत है, जबकि भारतीयों के लिए सिर्फ शांत ध्यान ही काफी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था दोस्तों। आश्रम की पूर्व सेक्रेटरी मां आनंद शीला अपनी किताब में लिखती हैं कि सन्यासियों को खुला सेक्स जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिसकी वजह से आश्रम में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडीज बढ़ने लगे थे। शीला ने तो यहाँ तक लिखा था कि कुछ सन्यासियों के तो एक महीने में 90 से भी ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स देखे गए। वहीं इस सेक्स योगा का एक और पहलू भी था। ओशो नहीं चाहते थे कि आश्रम में बच्चे पैदा हों, इसलिए महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के लिए हतोत्साहित किया जाता था। एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ ओशो की सेहत भी गिर रही थी। इनकी एलर्जी, अस्थमा और पीठ का दर्द बढ़ता चला जा रहा था। इन्हें परफ्यूम और इत्र से इतनी एलर्जी थी कि इनके भाषण से पहले हर श्रोता की तलाशी ली जाती थी और उन्हें सूंघा जाता था कि कहीं किसी के पास परफ्यूम तो नहीं है। वहीं जब इनकी डायबिटीज बढ़ने लगी तो इन्होंने भाषण देना बंद कर दिया। पुणे में ओशो ने नेम, फेम, पैसा, फॉलोअर्स सब कुछ कमा लिया था, तो इनका दिल अब पुणे से भर गया। अब ये एक ऐसी जगह चाहते थे जहां इनके हजारों शिष्य एक साथ रह सकें, एक नई दुनिया बना सकें, और इसके लिए इन्होंने चुना अमेरिका। 1 जून 1981 को ओशो अमेरिका के लिए रवाना हुए। इन्होंने अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक विशाल बंजर जमीन खरीदी और वहां एक शहर बसाने का काम शुरू किया जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। शुरुआत में इनके साथ बसने के लिए करीब 2500 फॉलोअर्स आए, जिनमें मशहूर फिल्म एक्टर विनोद खन्ना भी शामिल थे। And then suddenly I met my guru, like he's known as Osho today. हालांकि रजनीशपुरम सिर्फ एक कम्यून नहीं था, ये एक सेल्फ डिपेंडेंट शहर था। वहाँ इनके अपने एयरपोर्ट्स थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स थे, स्कूल, शॉपिंग मॉल, अपनी पुलिस फोर्स थी। कुछ ही सालों में वहाँ इनके साथ 7000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स और दूसरे सो कॉल्ड सन्यासी बस गए और एक रेगिस्तान को हरे भरे नखलिस्तान यानी ओएसिस में बदल दिया गया। बताया जाता है कि उस दौरान ओशो के कलेक्शन में 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां भी शामिल थी। ये इनके अमेरिकन ड्रीम की सक्सेस का प्रतीक थी। लेकिन यहीं से ओशो के बुरे दिन भी शुरू हो गए। रजनीशपुरम की बढ़ती ताकत और उसके अलग तौर तरीकों ने वहां के लोकल्स और अमेरिकी सरकार को चिंता में डाल दिया। रजनीशपुरम के लोगों ने पास के एक छोटे शहर एंटीलोप के लोकल इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और उस शहर पर कब्जा भी कर लिया, जिससे तनाव बढ़ने लगा। और इस तनाव के सेंटर में थी ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंद शीला। ओशो ने पब्लिक में बोलना बंद कर दिया था और अब शीला ही पूरी कम्युनिटी की कर्ता धर्ता बन चुकी थी। शीला एक बहुत ही अग्रेसिव और ताकतवर महिला थी। जब सरकार और स्थानीय लोगों ने रजनीशपुरम पर दबाव बनाना शुरू किया तो शीला और उनके साथियों ने जो कदम उठाए उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। साल 1984 रजनीशपुरम के लोग वास्को काउंटी के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे ताकि उन्हें सरकारी इंक्वायरी से छुटकारा मिल सके, और इसके लिए उन्होंने एक भयानक साजिश रची। उनके पास के शहर द डालस के 10 रेस्टोरेंट्स के सैलेड बार में सल्मोनेला बैक्टीरिया को मिला दिया गया। ये अमेरिकी धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा बायो टेररिस्ट अटैक था। इस हमले में 751 लोग बीमार पड़े, जिसका मकसद था कि चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार रहें और वोट डालने ना जा सके। इसके अलावा शीला के ग्रुप पर कम्यून के अंदर वायर टैपिंग करने, अमेरिकी अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर की हत्या की साजिश रचने और बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन फ्रॉड करने के भी आरोप लगे। जब ये बातें सामने आने लगी तो शीला कुछ करीबियों के साथ रजनीशपुरम से भाग गई। इसके बाद ओशो ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सारे अपराधों का ठीकरा शीला और उनके ग्रुप पर फोड़ दिया। इन्होंने दावा किया कि इन्हें इन सब बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने ओशो की बात नहीं मानी और इन पर माइग्रेंट रूल्स का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया गया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद 17 दिन इन्हें अमेरिकी जेल में गुजारने पड़े। आखिरकार 48 लाख रुपए का जुर्माना देकर और अमेरिका छोड़ने की शर्त पर इन्हें रिहा कर दिया गया। जिस अमेरिकन ड्रीम को ये पूरा करने गए थे वो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। इसके बाद ओशो ने दुनिया के कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक 21 देशों ने इन्हें अपने यहाँ घुसने से मना कर दिया। जिस गुरु के हजारों शिष्य थे उसके लिए दुनिया में अब कोई जगह ही नहीं बची थी। आखिरकार ओशो अपने देश भारत वापस आने पर मजबूर हुए। ये वापस पुणे के अपने आश्रम में आ गए
इनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और 19 जनवरी 1990 इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पुणे के आश्रम में ही इनकी समाधि बनाई गई और उस समाधि के पत्थर पर लिखा गया, ओशो जो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे। इन्होंने सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। तो हम अपनी शुरुआती सवाल पर वापस चलते हैं दोस्तों। ओशो कौन थे? क्या वो एक स्पिरिचुअल रेबेल थे या फिर एक सेक्स गुरु? क्या वो एक दूरदर्शी थे या फिर एक धोखेबाज? अगर आप ओशो के सपोर्टर्स से पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि ओशो एक ऐसे गुरु थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने इंसान को उसके हर तरह के दमन, चाहे वो मानसिक हो या सामाजिक हो या सेक्सुअल, उससे मुक्त करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने धर्म के पाखंड को उजागर किया और ध्यान को एक साइंटिफिक तकनीक के रूप में दुनिया के सामने रखा। ओशो कहते थे कि अमेरिकी सरकार और दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट उनसे डर गई थी क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते थे जो किसी भी कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं इनके क्रिटिक कहते हैं कि ओशो एक बहुत ही बड़े नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटिव कल्ट लीडर थे। ओशो ने अध्यात्म और सेक्स को मिला करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो कि पश्चिम के अमीर और भटके हुए लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। इन्होंने अपने फॉलोअर्स का इमोशनल और फाइनेंशियल शोषण किया। इन पर लगे गंभीर आपराधिक आरोप जैसे बायो टेररिज्म की साजिश ये दिखाते हैं कि इनका संगठन सिर्फ एक स्पिरिचुअल ग्रुप नहीं था बल्कि एक खतरनाक कल्ट था, क्योंकि 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां किसी स्पिरिचुअल गुरु की निशानी नहीं होती बल्कि बेलगाम कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म का सिंबल है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ओशो निश्चित रूप से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल और एक करिश्माई वक्ता थे। उनकी कई बातें जैसे ध्यान की तकनीक, माइंडफुलनेस और प्रेजेंट में जीने की कला आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है और उनकी कुछ किताबें आज भी बेस्ट सेलर हैं। लेकिन साथ ही रजनीशपुरम का घटनाक्रम एक चेतावनी भी है जो दिखाता है कि कैसे एक करिश्माई लीडर के हाथों में जब जरूरत से ज्यादा शक्ति आ जाती है और फॉलोअर्स अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं तो आध्यात्म का रास्ता अपराध और विनाश की तरफ भी मुड़ सकता है। ओशो की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था और अंधभक्ति के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। यह हमें दिखाती है कि किसी भी गुरु या किसी भी विचारधारा को आंखें बंद करके फॉलो करने से पहले सवाल पूछना कितना जरूरी है। शायद यही ओशो का सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो गुरु जो खुद हर व्यवस्था पर सवाल उठाता था और अंत में खुद उसने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जहां सवाल पूछने की कोई जगह नहीं बची थी। तो आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उन्हें एक रेवोल्यूशनरी थिंकर मानते हैं या फिर एक कंट्रोवर्शियल गुरु? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद।